महिला वर्ग की ओर से भी माननीय मंत्री महोदय को यहाँ पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया जा रहा है। तिलक के द्वारा उन्होंने मुख्य द्वार पर स्वागत तो किया ही था, वे अब अपनी आभार की भावनाएं इन पुष्पगुच्छ के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचा रही हैं। मॉइल के कामगार वर्ग में महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है और उनके ये प्रतिनिधि, सभी का बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए। अब माननीय मंत्री महोदय। मॉइल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चौधरी जी, मॉइल के बोर्ड के सभी सम्मानीय संचालकगण, अधिकारीगण, मेरे मित्र आदरणीय तानाजी वनवे, मेरे सहयोगी योगेश वाड़ी बसमे जी, जिनके मार्गदर्शन में ये सफलता मिली है, ऐसे राम अवतार देवांगन जी, सभी यूनियन के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सभी पदाधिकारीगण, सबके नाम लेना मुश्किल है, इसलिए सभी यूनियन के मेरे कामगार साथियों, भाई और बहनों, विशेष रूप से आपने मेरे लिए जो ऋण व्यक्त किया और मेरा सत्कार किया, जो प्रेम व्यक्त किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस शहर में जब मैं काम कर रहा था तो मेरा संपर्क एक ऐसे हस्ती से आया कि उसने जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और वो व्यक्ति थे जॉर्ज फर्नांडिस। और मैं बाद में उनसे बहुत नज़दीकी भी मेरी हो गई। तब मुझे ध्यान में आया कि व्यक्ति कितना भी बड़ा होने के बाद उसका व्यवहार कैसा होता है। जॉर्ज फर्नांडिस अपने आप में एक बहुत बड़े नेता थे, संघर्षशील नेता थे, पर उनका व्यवहार बहुत सामान्य था। तब से मैंने तय किया कि जीवन में जॉर्ज फर्नांडिस की जैसा अनुकरण करना। और अभी करीब 40 साल हुए हैं, ना एयरपोर्ट पर मेरे कोई स्वागत के लिए आता है, ना कोई हार लेके आता है, ना कोई छोड़ने के लिए आता है, ना मेरा कोई सत्कार होता है, ना मैं सत्कार करवाता हूँ, ना कटआउट लगाता हूँ, ना मेरे को मेरे गले में किसी ने हार डालना पसंद नहीं, और मैं किसी के गले में हार नहीं डालता। हाँ, मैंने हार 2 बार खरीदी किया था अपने पैसे से, एक बार लता मंगेशकर जी के लिए और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, तो मुझे लगा कि खरीदना चाहिए। इसलिए तानाजी मुझे बार बार बोल रहे थे कि आपका सत्कार करना है। तो तानाजी मेरा मित्र होने के नाते, तो उसे दूसरे लोग बोलते तो मतलब मुझे नहीं करना है, मैं नहीं आता। तो मैं तानाजी को बोला देखेंगे, आऊँगा, करूँगा। तो पहली बात तो यह कि जैसे इसने अभी मंच संचालिका ने वपू काळे जी का नाम लिया, वैसे मराठी में कुसुमाग्रज करके, शिरवाड़कर करके बहुत बड़े कवि थे। उनकी मराठी में बहुत सुंदर कविता है। घेणाऱ्याने घेत राहावे आणि घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात मागावे। म्हणजे शेवटी आपके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, आपने मुझे चुनकर दिया है, मैं यहाँ का सांसद हूँ और यहाँ की जनता के सुख दुखों को सुलझाना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर कुछ किया है तो मैंने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो मैं, और आपने, मुझे भी दुख होता है, सरकार में इतने सालों से आप लटक रहे थे। जब ये राम अवतार जी दिल्ली आते थे और मुझे बता रहे थे तो इतना क्यों समय लग रहा है, तो मैंने मंत्री जी को बोला कि इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो इनको, अगर आपको मान्य है तो इसको आप फाइनल करिए। और बहुत अच्छा हुआ, आपके लिए ये न्याय मिला, आपकी न्याय मांगे पूरी हुई और हमारे कामगारों का भला हुआ। हम क्या चाहते हैं, हम सबसे पहले चाहते हैं हमारे विदर्भ का, हमारे महाराष्ट्र का, हमारे नागपुर जिले का, बालाघाट का विकास हो। विकास किस लिए हो, ताकि हमारे यहाँ के युवाओं के हाथों को काम मिले, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले और रोजगार मिलकर उनका जीवन सुखी, समृद्ध, संपन्न हो। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसका कल्याण हो। और यही भावना से हमारा विकास होना चाहिए, यही हम सबके मन में भावना होती है। और इसलिए मैग्नीज ऑफ इंडिया के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं
सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट करने के जो समिति है उसका अध्यक्ष हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर भी मेरे साथ है और आपके ऊपर भी मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया की फाइल लेके सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब मेरे घर पर मीटिंग में आए थे, तो मेरे मन में बड़ा बोझ था। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी को कहा कि देखो ये नागपुर की है, ये भी अगर आप, क्योंकि सरकार की नीति है कि अब कोई रखना नहीं, प्रधानमंत्री के ऑर्डर थे, मतलब ये लेके मैं जाऊँ तो मैं लोगों को, कामगारों को कैसे मुंह बता पाऊँगा। तो मंत्री जी को मैंने कहा कोई मार्ग निकालो। अब उसमें से मार्ग निकल गया, ये बच गया। तो मुझे आपसे एक अनुरोध करना है कि अब इसको बचाना आपके हाथ में है। वो बचाना इसलिए हाथ में है कि सरकार में क्या होता है कि कोई भी चीज़ घाटे में चलती है और घाटा जो होता है जनता के पैसे से भरा जाता है। ये आप मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया के साथ नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से नवरत्न जैसी कंपनी है, लगातार प्रॉफिट कमा रही है और इसलिए ये प्रॉफिट जो मिला, प्रगति का विकास हुआ, इसका श्रेय अगर किसी को है तो रात दिन मेहनत करने वाले हमारे कामगार साथियों को है, जिसमें इतने बड़े प्रमाण पे सफलता मिली है। पर कुछ बातों के बारे में आप लोग थोड़ा विचार करिए कि हमारे देश में टोटल रिक्वायरमेंट जो है मैग्नीज की वो 80 लाख टन है और देश का उत्पादन है 30 लाख टन और उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन है मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया का, वो 13-14 लाख टन का है। अब हमें कम से कम 55 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, तो उसमें पहले कसौटी ये है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें। और इंपोर्ट को कम करेंगे तो हमारे देश का पैसा बचेगा। अभी मैं इलेक्ट्रिक कार पे ही घूमता हूँ, मैं पेट्रोल डीजल की कार में नहीं बैठता, क्योंकि 10 लाख करोड़ हमारे देश का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है। तो मैं 10-15 साल से काम में लगा हूँ कि हमारे देश का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट नहीं होगा। हमारे देश के किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर देश की गाड़ियाँ चलेगी, स्कूटर चलेगी, बस चलेगी। तो हम लोग अभी सेमीकंडक्टर्स लगते हैं हमको। इंटेल करके कंपनी के अमेरिका में वर्ल्ड चेयरमैन थे पैट्रिक, वो मुझे और आईटी मिनिस्टर को मिले, तो हमने, वो कह रहे थे कि इधर से लाओ, हमने हम हिंदुस्तान में बनाए। हर चीज़ हमारे देश में बननी चाहिए। हमारे यहाँ सब कुछ बनने लगा। अभी स्कूटर, पहले बजाज थी, अब तो अभी 250 लड़के नए यंग टैलेंटेड वो स्कूटर बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे में क्षमता है, पर हमें एक विजन लेकर काम करना पड़ेगा। मैं चौधरी साहब को अक्सर मिलते तो पूछता हूँ प्रोडक्शन कितना हुआ। अब ये 15 लाख टन से जमेगा नहीं, शायद इसमें अड़चने हैं, उसको सुलझाना होगा। पर आप जब कम से कम 80 लाख टन प्रोडक्शन करोगे तब 10-20 लाख टन देश का एक्सपोर्ट होगा। तो ये आपको विजन जो है वो थोड़ा बड़ी सोचनी होगी। और बड़ी सोच के साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत बार कहता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। अप्रोप्रिएट विजन फॉर अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट, इसके एक विजन मैनेजमेंट को भी तय करनी होगी और कामगारों को भी सहयोग करना होगा। मैग्नीज के जो स्टोरेज है, साठा है, उसकी कमी नहीं है। हमारे देश में ऐसे है कि कोई बोलता है नहीं काम करो, मैं रोड बना, तो कोई काम रोड बनाओ नहीं कहता, बंद करो बोलता है, पहले काम बंद करो जो आता है काम बंद करो पहले। तो हमारे यहाँ की जो प्रवृत्ति है वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हम इसमें प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। आज आप 11 जगह पर माइनिंग का काम कर रहे, कल 50 जगह पर करोगे तो उतने जगह रोजगार बनेगा। तो आने वाले समय में मार्केट है, हम देश में इंपोर्ट करें तो हम उसको हमारे देश का स्वदेशी सॉल्यूशन क्यों नहीं दे सकते। और इसमें आपका सहयोग चाहिए। और इसलिए मैंने चौधरी साहब को 2-3 बातों का सुझाया। पहली बात, आपके ताकत पर जितनी माइन शुरू कर सकते हो उतनी शुरू करो। फिर जितनी शुरू करने में आपको लगता है कि अपने पास मैन पावर कम है, पैसा कम है, कैपिटल कम है, तो जॉइंट वेंचर में 49% आप रखो, 51% उसको दो, वो करो। अगर आपकी ताकत कम रही तो अभी कोल इंडिया में हमने किया है कि प्राइवेट सेक्टर को कहा आप करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। अभी कोल इंपोर्ट हो रहा पूरा,
देश की इकोनॉमी तकलीफ में, बिजली घरों के लिए कोयला नहीं है। आखिर हमारा देश में अगर बिजली नहीं होगी तो विकास कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, किसानों के खेती के पंप कैसे चलेंगे। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातों के सिवा विकास नहीं होता। तो मैंने उनको कहा कि पहली ताकत कामगारों पर करिए, आपको जितना खोलना खोलिए, फिर भी डिमांड है तो प्राइवेट सेक्टर की मदद लीजिए, और उसके बाद भी नहीं होता है तो आपके माइन को आग्रह के बजाय दूसरे को चलाने के लिए दीजिए, जैसे कोल में दिया, प्रोडक्शन बढ़ाइए। और इसमें ऐसे मॉडल तैयार करिए कि अपने कामगार ही, जैसे अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, तो मैं उसका मंत्री हूँ, तो ड्राइवर, कंडक्टर सब प्रॉब्लम है। अब वो क्या होता है कि लॉस में है, अब ये सब तुम्हारा ही है, मैं मंत्री हूँ, मेरे घर का थोड़े पैसा है, तुम टैक्स पेयर हो, तुम्हारा पैसा कटता है, उसी से आता है। अब नागपुर महानगर पालिका का बस ट्रांसपोर्ट 80 करोड़ के घाटे में, स्टेट ट्रांसपोर्ट का घाटा और ज़्यादा। अब ये ऐसे ही चलेगा तो कहाँ से चलेगा। तो हमें, आपको, मैंने उनको कहा कि एक एक ड्राइवर कंडक्टर को एक बस दे दो, उसको रिपेयर करके मेंटेन करके फुकट में दे दो, और उसको बोलो कि पर किलोमीटर इतना पैसा देंगे, और बस की कीमत तय कर दो, 10 साल में ले लो उससे, 10 लाख की बस उसको 1 लाख रुपए में दे दो, 1.5 लाख में दे दो, और उसको बोलो कि इतने किलोमीटर तुम रोज चलाओ, हम ड्राइवर को देंगे, एक ड्राइवर कंडक्टर की एक बस। कहीं ना कहीं ऐसा उसी को मालिक बना दो, पर वो डिसिप्लिन में काम कर। लंदन में बस सर्विस चलती है, 7 ऑपरेटर है, ड्राइवर कंडक्टर समझ में नहीं आता कौन सा है, कंपनी का है, और एयर कंडीशन चकाचक बसेस है, प्रॉफिट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, अगर फल्ली में तेल नहीं तो तुमको मिलेगा कहाँ से। आज जब प्रॉफिट मिला तो ही आपको दरबार मिली है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट में, प्रगति में, विकास में और प्रॉफिट में आपका हिस्सा है। अगर यही लॉस होता तो सरकार कहाँ से दे पाती। और इसलिए हमारे देश में कामगारों ने अच्छा तनख्वाह उनको मिलना चाहिए, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं आज चौधरी साहब को और एक योजना देने वाला हूँ कि शहर जैसे स्मार्ट सिटी बने, वैसे स्मार्ट विलेज बनाने पर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी इच्छा है कि हमारा गांव सुंदर बने, और उसमें जैसे आप कुछ पैसा मत दीजिए, केवल अच्छी जगह दीजिए, और जिसमें आपके कामगारों के क्वार्टर मेंटेन करने का आपका लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ आप 500-600 फुट का छोटा बंगला बनाइए, उसमें एक गाय रह सकती है, पेड़ लग सकते हैं, लॉन रह सकती है, हर गरीब का उसके मालकी का खुद का घर बनेगा, उसको 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा, और उसको बिजली मुफ्त मिलेगी क्योंकि ऊपर में पूरा सोलर लगा देंगे, गर्म पानी फुकट मिलेगा, और वहाँ अच्छे कंक्रीट के रोड होंगे, बगीचे होंगे, खेलने के लिए बच्चों के लिए मैदान होगा। अभी मैंने नागपुर में 350 खेलने के मैदान बनाए, और वो इसलिए बनाए कि हमारे बच्चे खेले। वो मोमिनपुरा में फुटबॉल का मैदान बनाया। अगर आप मैदान नहीं, मेरे घर में नाती है मेरा, दिन भर मोबाइल देखता है, मैं उसके हाथ से लेता हूँ, रोने लगता है। फिर मैंने स्विमिंग टैंक, हमारे हम लोग जो स्विमिंग को जाओ, फिर अभी आप बैडमिंटन खेल, फिर ये कर। अब हमारे बच्चे अगर बड़े बनने, दिन भर मोबाइल देखते रहे, आपके यहाँ भी यही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो वो कैसे बनेगा। वो खेल के मैदान पर जाना चाहिए। इसलिए मेरी इच्छा है कि नागपुर शहर में, मेरी ताकत इतनी नहीं है, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंस में 1 लाख गरीब के बच्चे रोज खेल के मैदान पर खेलने चाहिए। तो मैं अब वो धीरे धीरे मैदाने तैयार कर चुका हूँ, और मैं क्रीड़ा महोत्सव लेता हूँ। इस बार 55,000 खिलाड़ी थे, 17 दिन मैचेस हुई, लाखों लोगों ने देखा, पूरा खेलने का माहौल बन गया। खेलने से व्यक्तित्व बनता है, नेतृत्व बनता है। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि धीरे धीरे आपका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको मैं, आप भी कर सकते हैं। अनेक सरकार की योजना है, और इसमें हम हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, मैं किसानों में काम करता हूँ, और कोई बहुत कठिन काम मैंने लिया जो होने लायक नहीं था, पर काम करते करते अब सफलता मिल रही है। समय लगता है, मेहनत लगती है, परिश्रम लगते हैं, पर सफलता मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सबको पैसे की ज़रूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की और विजन की ज़रूरत है।
तो यूनियन के नेताओं को मैंने आपको, आप बुटीबोरी जाइए, मैंने इंडोरामा के कामगारों के लिए करीब 400-500 मकान बना के दिए। एक सावरकर नगर है और एक अंबेडकर नगर है, और आप ताज्जुब होगा, आप जाके देखो वो एक एक का मकान कितने में बना, 1.5 लाख रुपए में। और मैंने केवल ध्यान देकर टेक्नोलॉजी लाकर सस्ते में, जब 7 और 8 लाख रुपए कीमत थी, तो इंडोरामा में मैं भी यूनियन का अध्यक्ष था, तो मैंने उनके मकान बना दिए 1.5 लाख रुपए में। अभी एक सुंदर नगर बना हुआ है लोकमत के पीछे में, आप जाके देखिए आइए। तो ये बन सकता है, MIDC ने जगह दी, तो कहीं ना कहीं आपको आपके यूनियन के द्वारा सब, बाकी तो जिसका झंडा डंडा होगा, जिसमें दम वो करते रहे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, दुकान सबका चलना चाहिए, कामगार को जो अच्छा लगे। पर जो अच्छी बातें जिसमें सबका हित है उसमें एक रहेंगे, और जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसके साथ कामगार जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अलग अलग यूनियन भी होगी तो कोई अड़चन नहीं, पर जहाँ सबकी भलाई है उसमें एक होकर काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, आपको भी सपोर्ट करेगी। और कल अगर 11 जगह पर 11 अच्छी सिटी बन जाएगी, जहाँ खेलने का मैदान होगा, जहाँ अच्छा हॉस्पिटल होगा, जहाँ CBSE की स्कूल होगी, देखो इतनी ज़रूरत है, जो आता वो डोनेशन मांगता अच्छी स्कूल में। अभी मेरी पत्नी अध्यक्ष है, यहाँ एक सेवा सदन करके संस्था है, तो उसने वहाँ तय किया कि भाई एक स्कूल खोलना। तो मैंने कहा ये लफड़े में क्यों पढ़ते हो आप? बोले नहीं, जहाँ जाए डोनेशन मांगते हैं अच्छे स्कूल में, विदाउट डोनेशन गरीबों के लड़कों को मिलनी चाहिए। तो उन्होंने वहाँ स्कूल शुरू की। अब वो स्कूल ऐसी कि नागपुर के पास पहले स्कूल में बन गया। अब मेरे पास लोग आते, चिट्ठी दो, मतलब किसको दूँ? बोले आपके पत्नी को एडमिशन चाहिए। अब उसके भी लोग शुरू है, क्योंकि वो सक्षम करके अच्छी स्कूल है, लोगों की माने भाई 1,500 बच्चे पढ़ने लगे। अब वो महल में स्कूल डाल रहे हैं और डोनेशन नहीं लेते। तो अच्छी CBSE की स्कूल आपके बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आपके बच्चों को स्किल ट्रेनिंग का, ITI ट्रेनिंग का अच्छा सेंटर क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर उसका जीवन बदलना है तो हो सकता है, सरकार की भी योजना है। तो मुझे लगता है कि ट्रेड यूनियन का काम करते समय आप कामगारों के कल्याण की भी योजना को बनाइए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। HR पॉलिसी के बारे में अभी जो कहा अनुकंपा के ऊपर, अब सरकार में भी चलते समय कोई ना कोई सरकार में अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी उल्टे तिलटे पत्र भेजते रहते हैं। अल्टीमेटली तो मिनिस्टर नियम बनाता है। तो एक बार ये बोर्ड में, जिसके कारण राम अवतार जी आपने कहा, एक पॉलिसी मंजूर कर दीजिए। और पॉलिसी में ये स्वाभाविक है, अभी कोविड में लोग मर गए, क्या उनके लड़कों को रोजगार नहीं देना चाहिए? ये तो हम हमारे सब जगह पर करते हैं। तो अनुकंपा की योजना में जहाँ डेथ हुआ है, जो नौकरी पर थे उस समय, उनके बच्चों का क्वालिफिकेशन देखकर उनको रोजगार मिलना चाहिए, ये स्वाभाविक अपेक्षा भी है। पर इसमें अगर अड़चन है तो आप एक बार जो आपके सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री कहती है वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, HR पॉलिसी बना के दिल्ली भेज दो। मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि भारत सरकार की ओर से मैं उसमें इंटरवेन करके और निश्चित रूप से ऐसे लड़कों को तुरंत रोजगार मिले, इसके लिए पूरी कोशिश करके मदद करूँगा। क्योंकि ये मांग जो है ये न्यायोचित है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि सर्विस करते हुए कामगारों को उसको मिले। पर मैं तो आगे की बात कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ अगर एक्सपांशन होगा, 11 के बगैर अगर 25 माइन खुलेंगे, और बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया, गुजरात में गए, उड़ीसा में गए, आपके पास पैसा है, और पैसा जब प्रॉफिट मिलता है तो इनकम टैक्स भरते होंगे आप। कितना भरते हैं? हाँ, 150 करोड़। अब ये 150 करोड़ इनकम टैक्स बढ़ने के बजाय अगर फिक्स एसेट में अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिप्रिसिएशन भी मिलेगा, और इनकम टैक्स के बजाय वहाँ डेवलपमेंट होगी, माइन खुल सकती है, इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिया और बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट खत्म होना चाहिए, और प्रॉफिट कमाकर कामगारों का कल्याण होना चाहिए। उनको रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको हेल्थ सर्विसेज में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, और उनके जीवन स्टैंडर्ड में भी बदल हो। यही बात सरकार भी सोचती है और हम सब के मन में है। तो निश्चित रूप से आप सब, मेरा आपने सत्कार किया, वैसे
मैं सत्कार के अधीन नहीं हूँ, मेरा कोई सत्कार नहीं होता कहीं, मैं जाता ही नहीं हूँ। और मैंने बताया कि जॉर्ज फर्नांडिस को मैंने अपना माना तो अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज दोनों को मैं बहुत नज़दीक से देखता था। वो कभी मेरे पास कोई फूल, जो मुझे जानते हो, मेरे घर पे गुच्छे लेके आती ही नहीं। और एक आधे बार गलती से कोई एयरपोर्ट पे मिल गया, कोई नगर सेवक आ गया तो बोले तेरे को काम नहीं है कि तू काहे के लिए आया यहाँ। एक बार मैं हर बार आता था, तानाजी को पता है, एक मेयर थे, तो मैं उनको कहता था कैसे आए, तो वो कहते थे बाबूजी आ रहे हैं। फिर मैं बोलता था कैसे आए मेयर साहब, बोले बाबूजी जा रहे हैं। तो मैं बोला बाबूजी आ रहे हैं और बाबूजी जा रहे हैं, तुम्हारा क्या काम है, ऑफिस में जाओ, वहाँ पीने के पानी की समस्या है, लोग चिल्ला रहे हैं उसको सुलझाओ। नहीं, बोले वो तो मैं मेयर हूँ, मेरा ये काम है। मैंने बोला करते रहो। तो ये बहुत बार चलता है। ये भी पर आपका सत्कार जो है उसके पीछे औपचारिकता नहीं है, मेरे प्रति प्रेम है। और जो प्रेम आपने व्यक्त किया इसके लिए मैं ऋणी हूँ। आपकी शुभकामनाएं, शुभेच्छा, आशीर्वाद मुझे गरीब के लिए, समाज के लिए और अच्छा काम करने की ताकत और शक्ति आपके रूप में, आपके आशीर्वाद के कारण मिलेगी। इस विश्वास के साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सब लोग उत्तरोत्तर प्रगति और विकास की ओर आगे जाएं और मॉइल को भी आगे लेकर जाएं। हमारे देश का मैग्नीज का इंपोर्ट बंद होना चाहिए, उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और ये प्रोडक्शन और डेवलपमेंट बढ़ाने में आपने गति नहीं बढ़ाई तो मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। फिर कोई टाटा या कोई आके इसका फिर ये कुछ भी बोलते रहे, आप अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे तो फिर वो चक्र शुरू हो जाएगा। तो आप पहले ही इतनी प्रगति करिए कि ये जाएगा नहीं इशू। तो निश्चित रूप से आप इस बात में ज़रूर ध्यान दीजिए। इसी बात के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस प्रेरक और सारगर्भित उद्बोधन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब मैं औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए निदेशक मानव संसाधन मॉइल लिमिटेड श्रीमती उषा सिंह को आमंत्रित कर रही हूं।